नमस्कार एंड वेलकम बैक टू दी 5th एपिसोड ऑफ श्री कच्छ गुजर क्षत्रिय समाज एक विरासत। मैं हूं केतन चावड़ा, बिलासपुर से ब्रिस्बेन तक। कच्छ के स्पर्श के साथ मैं आपके लिए वो इतिहास लाता हूं जो संस्कृतियों और पीढ़ियों को जोड़ता है। तैयार हो जाइए उस सुनहरे इतिहास को जानने के लिए जो आपकी कल्पना को प्रेरित करेगा, बड़ा सोचने की प्रेरणा देगा। चलिए मिलकर खोजते हैं। आज हमारे सामने कच्छ गुजर क्षत्रिय समुदाय के इतिहास से जुड़े कुछ बहुत दिलचस्प स्रोत हैं। हाँ बिल्कुल। और ये दिखाते हैं कि ये समुदाय सिर्फ क्या कहते हैं, कच्छ के किलों तक ही सीमित नहीं रहा। सही बात है। इनकी कहानी तो भारत के औद्योगिक विकास और यहाँ तक कि वैश्विक विस्तार से भी जुड़ी है। हाँ, एक कमाल का सफर है। कैसे पारंपरिक कौशल और जबरदस्त उद्यमशीलता के दम पर। बिल्कुल उसी के दम पर रेलवे से लेकर खनन, निर्माण, व्यापार, कई क्षेत्रों में इन्होंने अपनी पहचान बनाई। तो चलिए इन स्रोतों के आईने में उनके इस यात्रा को थोड़ा और करीब से देखते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं भारतीय रेलवे से। स्रोत बताते हैं कि 19वीं सदी में जब भारत में वो रेल की पटरियां बिछाई जा रही थीं, हाँ वो दौर, तब कच्छ गुजर क्षत्रिय, जिन्हें लोग मिस्त्री भी कहते थे, वो इस पूरे बड़े बदलाव की रीढ़ थे एक तरह से। हाँ बिल्कुल सही कहा। और ये समझना जरूरी है कि वो सिर्फ श्रमिक या मजदूर नहीं थे। अच्छा। हाँ, वो कुशल ठेकेदार थे, कारीगर थे, फोरमैन थे। सिंध रेलवे, पंजाब रेलवे, ईस्ट इंडिया रेलवे, दक्षिण भारत तक, शायद ही कोई बड़ा रेल प्रोजेक्ट हो जहां उनका हाथ ना रहा हो। बाप रे, पूरे भारत में? हाँ, करीब करीब पूरे भारत में। और ये सिलसिला आप देखिए 1850 से शुरू होकर लगभग 1980 तक चला। हजारों की संख्या में कच्ची ठेकेदार इसमें लगे थे। और उनकी काबिलियत का अंदाजा इसी से लगता है कि जैसा आपने कहा, ब्रिटिश सरकार ने भी माना उनके काम को। हाँ बिल्कुल माना, सराहना की, और सिर्फ जुबानी नहीं। आपने वो उपाधियों की बात की थी, राय बहादुर। राय बहादुर और राय साहेब, ये उस जमाने में ब्रिटिश राज के बड़े नागरिक सम्मान हुआ करते थे। अच्छा। जगमाल राजा नागौर के थे, जिन्हें कच्छ राजघराने के बाद कार रखने की इजाजत मिली थी, वो राय बहादुर थे। फिर खम्बरा के जयराम वालजी चौहान, जिनके नाम पर जयराम नगर स्टेशन है, हाँ वही, वो भी राय बहादुर थे। और सिनुग्रा के देवराज डाया चावड़ा, ये तीन तो राय बहादुर थे। और कईयों को राय साहेब की उपाधि मिली, जैसे मूलजी जगमाल सावरिया, विश्राम वालजी राठौड़, कुंवरजी करसन राठौड़, कई नाम हैं। ये सम्मान मिलना ही बताता है कि उनका कौशल और प्रभाव कितना जबरदस्त था। सही बात है। ये सिर्फ व्यक्तिगत सम्मान नहीं थे, कहीं ना कहीं समुदाय की पहचान भी बन रहे थे। बिल्कुल, समुदाय का नाम रोशन हो रहा था। अच्छा, तो रेलवे में तो इन्होंने कमाल कर दिया। फिर स्रोत बताते हैं कि ये लोग जमीन के नीचे चले गए, कोयला खनन में। हाँ, ये तो बिल्कुल ही अलग फील्ड हो गया और काफी चुनौतीपूर्ण भी रहा होगा, क्योंकि उस वक्त तो वहाँ अंग्रेजों का दबदबा था। हाँ, बहुत हिम्मत की बात थी। 1895 के आसपास की बात है ये, जब उन्होंने धनबाद, झरिया, बोकारो के कोयला क्षेत्र में कदम रखा। और वो भी सफलतापूर्वक। हाँ जी, सिनुग्राह के सेठ होरा राम जी चावड़ा जैसे लोग इसमें सबसे आगे थे। उन्होंने न सिर्फ खदानें शुरू की, बल्कि उनका जिक्र ब्रिटिश विश्वकोश तक में है। अरे वाह। हाँ, उसमें लिखा है कि कैसे उन्होंने इस क्षेत्र में आकर समुदाय पर लगे पिछड़े वर्ग के ठप्पे को मिटाया। और भी कई बड़े नाम थे, कांवर जी, श्याम जी, नानजी चावड़ा, गोवामाल जीवन चौहान, रामजी गांगजी सावरिया। और ये कितने बड़े पैमाने पर था, कुछ अंदाजा क्या, आंकड़े हैं। स्रोत बताते हैं कि 1930s के दशक में झरिया कोलफील्ड्स में करीब 92 गुजराती खदानें थीं। 92? हाँ, और उनमें से 60 2/3 के करीब कच्छ के मिस्त्रियों की थीं। खास झरिया, जीना गोरा, फतेहपुर जैसी कई खदानें। ये तो कमाल है। जोखिम लेने की क्षमता और उद्यमीशीलता तो कूट कूट कर भरी थी। बिल्कुल, और उसकी छाप आज भी है। धनबाद का राठौड़ मार्केट, चावड़ा मार्केट, ये सब उसी दौर की देन है। अच्छा, कोयले के अलावा भी क्या वो दूसरे खनिजों में हाथ आजमा रहे थे? हाँ बिल्कुल। उनका काम सिर्फ कोयले तक सीमित नहीं था। मैंगनीज में थे वो लोग, चाईबासा, जयरामनगर, तिरोड़ी में। फिर स्लेट और ग्रेनाइट का काम मरकापुर में, वहां धारसी मैपा टांग का नाम आता है। और भी कुछ? हाँ, सिलिका का खनन शंकरगढ़ में, जिसमें जगमाल हाजा का नाम फिर से आता है। सोपस्टोन, केओलिन, आसनसोल, हजारीबाग में। और मजे की बात यह है कि ये सिलसिला आज भी कहीं ना कहीं जारी है। आज भी? कैसे? हाँ, कच्छ में आज भी कई मिस्त्री परिवारों के पास चाइना क्ले और बेंटोनाइट की खदानें हैं, तो वो उद्यमीशीलता अभी भी है।
ओ हाँ, मतलब जमीन के ऊपर रेल बिछाई, जमीन के नीचे से खनिज निकाला और फिर वो समुद्र में उतर गए। समुद्र में, मतलब जहाज रानी। हाँ, समुद्री व्यापार, वो जहाज़ों के मालिक बने और कच्छ से मिडिल ईस्ट, अफ्रीका तक सूखे मेवे, मसाले वगैरह ले जाते थे। अच्छा। और बर्मा जैसे देशों के साथ लौह अयस्क मतलब आयरन ओर का व्यापार करते थे। सेठ खोरा रामजी, सेठ नानजी डोसा, कचरानी वरु जैसे नाम इस समुद्री व्यापार में बड़े खिलाड़ी थे। ये बात है करीब 1880 से 1900 के बीच की। अद्भुत। और निर्माण कला तो खैर उनकी पहचान थी ही। रेलवे के अलावा कुछ और बड़े निर्माण? अरे बहुत कुछ। उनकी निर्माण कुशलता तो मतलब कमाल की थी। बॉम्बे के शुरुआती बंदरगाहों में उनका हाथ था। मांडवी बंदरगाह जो विश्राम करमन चावड़ा ने बनवाया, और वो रामेश्वरम वाला पुल, पंबन ब्रिज। हाँ, पंबन ब्रिज, वो तो इंजीनियरिंग का एक नमूना है। उसमें भी मांझी दया वेगड़, लखू देवजी वेगड़ जैसे मिस्त्रियों का बड़ा योगदान था। फिर कलकत्ता चले जाइए तो हावड़ा और सियालदा स्टेशन के बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स। विक्टोरिया मेमोरियल भी? हाँ, कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल, उसमें भी लीरा राजा राठौड़ जैसे लोगों का काम है। और यहाँ तक कि हीराकुंड जैसा विशाल बांध, उसमें भी जयराम करसन चौहान के बेटों का योगदान रहा। मतलब देश के बड़े बड़े आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स में उनका हाथ रहा है। बिल्कुल। अच्छा, सिर्फ निर्माण और खनन ही नहीं, उन्होंने इंडस्ट्रीज में भी हाथ डाला। इंडस्ट्रीज जैसे स्टील प्लांट लगाए, कांच और साबुन के कारखाने खोले, कोल्ड स्टोरेज बनाए, फाउंड्री खोली, चावल, आटा, तेल की मिलें लगाई, ईंट के भट्टे लगाए। हर तरह के काम में। हाँ, और कुछ लोग तो तेंदू पत्ते मतलब बीड़ी पत्ते के भी बड़े व्यापारी बने। शिवलाल अर्जन राठौड़ का टांगा बीड़ी ब्रांड तो काफी मशहूर हुआ था। टांगा बीड़ी, हाँ, नाम सुना है। और मनोरंजन। हाँ, मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी में भी पीछे नहीं रहे। 1920 से 50 के दशक के बीच बिलासपुर, कटक, रायपुर, नासिक, जमशेदपुर जैसे कई शहरों में सिनेमा हॉल मतलब टॉकीज खोले। अच्छा। और रायपुर का जो मशहूर होटल मयूरा है वो भी इसी समुदाय की देन है। कमाल की विविधता है। तो जाहिर है इतने सारे कामों के साथ वो सिर्फ भारत तक तो सीमित नहीं रहे होंगे, फैले होंगे। बिल्कुल फैले। ये उद्यमशीलता उन्हें दुनिया भर में ले गई। शुरुआत हुई पूर्वी अफ्रीका से। युगांडा रेलवे के लिए। हाँ, युगांडा रेलवे बनाने के लिए काफी लोग गए थे। फिर बर्मा गए, फिजी, अदन, सिलोन यानी श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका। और फिर वहां से आगे। हाँ, बाद की दौर में खासकर जब पूर्वी अफ्रीका और बर्मा में राजनीतिक हालात बदले तो वहां से काफी लोग यूके चले गए। अच्छा, यूके। और फिर यूके से और सीधे भारत से भी लोग अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड पहुंचे और वहां भी अलग अलग बिजनेसेस में, प्रोफेशंस में कामयाब हुए। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि कच्छ के किले बनाने वाले हाथों ने न सिर्फ भारत को रेल लाइनों से जोड़ा, जमीन से कोयला निकाला, समुद्र पर व्यापार किया, हाँ, बल्कि दुनिया भर में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई। ये तो मतलब असाधारण महत्वाकांक्षा और हुनर की कहानी है। निश्चित रूप से। उनकी विरासत सिर्फ पत्थर की इमारतों या बंद पड़ी खदानों में नहीं है, बल्कि वो भारत के औद्योगिक विकास के नक्शे पर और एक जीवंत वैश्विक समुदाय के रूप में आज भी मौजूद है। ये कहानी रुकी नहीं है, ये लगातार आगे बढ़ रही है। Join us for episode 6, The Living Legacy, Education, Philanthropy and Modern Identity। हमारी अंतिम कड़ी में हम अपनी यात्रा को वर्तमान तक लाएंगे। ये जानेंगे कि कच्छ गुजर क्षत्रिय समुदाय अपनी समृद्ध सांस्कृतिक पहचान को कैसे बनाए रख रहा है, शिक्षा और परोपकार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, और कैसे युवा पीढ़ी तेजी से बदलती दुनिया में अपने भविष्य को आकार दे रही है। हाँ, और ये भी देखेंगे कि वे कैसे सांस्कृतिक संरक्षण और पहचान को इस बदलती दुनिया में बनाए रखते हैं, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। तब तक इस केजी समुदाय पर विचार करें, जो कच्छ में अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए भी लगातार बाहर की ओर देखता रहा, नवाचार करता रहा, निर्माण करता रहा, व्यापार करता रहा और बसता रहा, जिसने भारत के औद्योगिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी और एक जीवंत वैश्विक उपस्थिति स्थापित की। ये अपने पूर्वजों के उपलब्धियों और उनकी स्थायी विरासत पर गहरे गर्व की गाथा है। You've been listening to श्री कच्छ गुजर क्षत्रिय समाज, एक विरासत। लव यू ऑल, टेक केयर, प्लीज सब्सक्राइब। इसे सभी गुजराती समुदायों, दुनिया भर के बाकी भारतीयों के साथ शेयर करें और इस असाधारण केजी के समाज के समृद्ध इतिहास को दुनिया तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। जय माता दी, जय समाज, जय हिंद।